बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने अवकलन के बारे में समझाने की कोशिश की और जब आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो जरूर ही समझ में आया होगा। एक बार और देखें और फिर बताएं कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है या किसी चीज को और समझना चाहते हैं तो हम उसको और भी समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो चीजें हैं वो किसी चैप्टर में डायरेक्ट सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये सभी चैप्टरों में मौजूद है। यदि आपको ये गणित, बेसिक गणित आ रही है तो आपको फिजिक्स को करने में आसानी होगी। इसलिए ये जो वीडियोज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हो सकता है कि अभी आपको तुरंत कुछ कम समझ में आए, लेकिन जब आपको लगेगा कि अरे इसका तो बहुत यूज है तो आप इसको फिर से एक बार देखने की जरूर कोशिश करेंगे। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है और यदि आप ये समझ गए तो आपको गणित में भी थोड़ी मदद मिलेगी यदि आपने गणित ले रखी है। तो आइए उसी के आगे हम कुछ और समझते हैं और फिर अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, दिए गए फलनों का, दिए गए एक्सप्रेशंस का हम किस तरह से अवकलन ज्ञात करेंगे और उसका फिजिक्स में क्या उपयोग होगा, ये सब आज हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है, उसी से आगे, वो है अवकलन गुणांक यानी dy/dx का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy/dx। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि dy/dx क्या प्रदर्शित करता है। वो क्या प्रदर्शित करता है कि y एक चर राशि है, उसका x के सापेक्ष, x दूसरी चर राशि है, y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, और वो भी ये तात्कालिक है, तात्कालिक परिवर्तन की दर है। यानी किसी दिए गए क्षण पर y जो है x के सापेक्ष किस तरह से परिवर्तित हो रहा है। तो इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। यदि हमने y और x में ग्राफ खींचा, y बराबर मान लिया f(x) कोई फलन है और हमने y को जो है y अक्ष पे लिया और x को जो है x अक्ष पर लिया, जैसा कि दिखाया गया, ये x अक्ष पर है, ये y अक्ष पर है, और कुछ इस तरह से हमें कुछ जो है इस तरह से वक्र प्राप्त हो रहा है। ग्राफ कैसा प्राप्त हो रहा है, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया गया है कि ये इस तरह से कर्व वक्र प्राप्त हुआ, इसका x और y में जो ग्राफ खींचा गया। अब इस ग्राफ के किसी बिंदु पर, कोई बिंदु ले लीजिए और उस बिंदु पर क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचिए, जो कि ऐसी रेखा जो कि इस वक्र जो ग्राफ प्राप्त हुआ था उसको P बिंदु पर स्पर्श करे। तो ये जो रेखा हमने AB प्राप्त की है, चित्र में दिखाया गया AB, और AB की सहायता से हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। तो ये कोण हो गया थीटा, यानी हमारी जो स्पर्श रेखा है कहें वो x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है। हमने आगे x अक्ष तक इसको नहीं बढ़ाया है, लेकिन ये जो स्पर्श रेखा AB खींची गई है वो निश्चित रूप से x अक्ष पर भी थीटा कोण ही बनाएगी। तो जो हमने ये त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ABC, AB क्या है, स्पर्श रेखा है, उसी त्रिभुज ABC की एक भुजा ही है। तो AB का ढलान या कहें उसको प्रवणता, AB का ढलान या AB की जो प्रवणता है वो क्या होगी, dy/dx। तो ये कैसे निकलता है, tan थीटा से निकलता है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार tan थीटा होता है। तो लंब की दूरी जो है BC जो है वो dy है और AC जो है आधार की dx है। तो dy/dx जो है वो इस रेखा AB जो स्पर्श रेखा है वो उसका ढलान है dy/dx।
इसी ढलान को प्रवणता कहते हैं। तो ये जो है प्रवणता या कहें ढलान इस दिए गए बिंदु पर प्रदर्शित हो रहा है। यदि हम कोई बिंदु कहीं दूसरी जगह लें तो ढलान जो होगा, स्पर्श रेखा का ढलान कुछ और आएगा। तो अलग अलग बिंदुओं पर ढलान यहां पर अलग अलग आ रहा है। ढलान समान भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ढलान समान नहीं होगा। यदि मान लिया इस तरह का ग्राफ देखिए आता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, कब y और x के बीच में ग्राफ खींचा जाए, इस तरह से सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। तो यहां पर क्या है कि किसी बिंदु पर P, Q कोई भी बिंदु लें तो ढलान तो जितना P पर है उतने Q पर है, लेकिन इस केस में ढलान कर्व है, इसलिए ढलान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग है, यानी प्रवणता जो है अलग अलग है। तो किसी दिए गए बिंदु पर यदि हमें ढलान प्राप्त करना है, प्रवणता प्राप्त करनी है, तो उस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी पड़ती है और उसी स्पर्श रेखा से हम एक ये त्रिभुज बना लेते हैं और देखते हैं कि उसमें tan थीटा का मान कितना हो रहा है। tan थीटा जो होगा लंब बटे आधार, वही उस दिए गए बिंदु पर उस रेखा जो स्पर्श रेखा खींची है उसकी प्रवणता होगी। ये तो हुई ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मतलब ज्यामितीय अर्थ हुआ dy बटे dx। तो फिजिक्स में इसका कहां पर प्रयोग हो रहा है, भौतिक विज्ञान में इसका प्रयोग कहां होगा? देखिए भौतिक विज्ञान में बहुत जगह हम क्या करते हैं कि ग्राफ खींचते रहते हैं। आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमें ग्राफ की जरूरत पड़ती है और बिना ग्राफ हम उस बात को नहीं समझ सकते। तो एक बार हम ग्राफ खींचते हैं समय विस्थापन, जैसे कोई वस्तु चल रही होती है तो जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है उसी प्रकार उसके द्वारा चली गई दूरी परिवर्तित होती है। तो समय के साथ जो दूरी में परिवर्तन हो रहा है उसके लिए हम ग्राफ खींचते हैं, इसको समझ लीजिए। और ये एक बार फिर समझाया जाएगा, कब जब हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर वहां फिर समझेंगे। ये मान लिया हमने समय को x अक्ष पर ले लिया और चली गई दूरी को y अक्ष पर ले लिया, यहां पर दूरी मान लिया x और ग्राफ हमें इस तरह से प्राप्त हुआ। ऐसे सीधी रेखा भी प्राप्त हो सकती है, पहले हम सीधी रेखा वाली ही बात करेंगे, है ना। और इस बिंदु पर जब हम किसी दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये तो ये हमने आगे देखे बढ़ा दिया है, ये कोण बन गया है। हम इस तरह से ऐसे भी त्रिभुज बना सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि समय के साथ x दूरी में परिवर्तन हो रहा है या विस्थापन बदल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा dx और ये हो गया dt। तो इस स्पर्श रेखा जो कि मैंने P बिंदु पर खींच रखी है उसका ढलान क्या हो गया dx बटे dt, मतलब समय के साथ दूरी में परिवर्तन या कहें विस्थापन में परिवर्तन। तो समय के साथ जो दूरी में परिवर्तन होता है उसी को तो ही वेग कहते हैं हम, कि वस्तु समय के साथ कितनी दूरी चल रही है, कैसे चल रही है ना। तो समय के साथ में जो दूरी परिवर्तन की दर होती है वही वेग कहलाता है या चाल कहलाती है। विस्थापन है तो वेग कहलाएगा और दूरी है तो चाल कहलाएगी। तो इस तरह से भौतिक विज्ञान में विस्थापन समय ग्राफ, जिसको हम शॉर्टकट में xt ग्राफ भी कहते हैं, के लिए किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता dx बटे dt होगी, जो कि उस बिंदु पर वस्तु के तात्कालिक वेग को प्रदर्शित करती है। यहां पर जो हमारा ये dx बटे dt आ रहा है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है? तात्कालिक वेग, वस्तु का बिंदु P पर के संगत कितना वेग है, और वो तात्कालिक वेग है क्योंकि एक पर्टिकुलर मोमेंट पर हम वेग निकाल रहे हैं। तो इस xt ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ का जो ढलान है वो क्या प्रदर्शित करता है? वेग प्रदर्शित करता है। इसको याद रखना है कि विस्थापन समय ग्राफ का जो ढलान होगा या जो प्रवणता होगी, और प्रवणता किससे निकलेगी? tan थीटा से निकलेगी, ये लंब बटे आधार, और वही जो प्रवणता आएगी वही तात्कालिक वेग हमें पता लग जाएगा वस्तु का। तो बहुत आसान है तात्कालिक वेग निकालने का तरीका।
और फिर हम अवकलन द्वारा कैसे निकालेंगे वो भी समझेंगे। एक जगह और प्रयोग होता है, वो तब जब हम वेग समय ग्राफ खींचते हैं, उसको भी समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। फिजिक्स में और जब जगह होगा वो तो ठीक है, दो हम उदाहरण ले रहे हैं कि फिजिक्स में कहां प्रयोग हो रहा है। इसका नंबर 2 है वेग समय वीटी ग्राफ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, अब की बार होगी dv/dt। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर, वो भी तात्कालिक वेग परिवर्तन की दर है, जो कि उस बिंदु पर वस्तु के तात्कालिक त्वरण को प्रदर्शित करती है। अर्थात वेग समय ग्राफ का ढलान, ग्राफ की प्रवणता लिख देते हैं, प्रवणता या कहें ढलान, उस वस्तु के तात्कालिक त्वरण को प्रदर्शित करता है। त्वरण को प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता dv/dt होगी, जो कि उस बिंदु पर वस्तु के तात्कालिक त्वरण को प्रदर्शित करती है। ये प्रवणता ही त्वरण को प्रदर्शित करती है। अर्थात वेग समय ग्राफ की प्रवणता या कहें ढलान उस वस्तु के तात्कालिक त्वरण को प्रदर्शित करता है। क्या है चित्र से समझिए जरा। ये मैंने वेग को y अक्ष पर लिया है और समय को x अक्ष पर लिया है। ग्राफ देखिए, मैंने बताया सीधी रेखा भी प्राप्त होगी, देखिए ऐसी भी प्राप्त होगी, ऐसा कि नहीं कि कर्व भी प्राप्त होगा, ये सीधी रेखा भी प्राप्त होगी। इसका ढलान तो स्पष्ट है, यही ढलान हो गया। लेकिन यदि जनरल बात करें तो ग्राफ मान लिया इस तरह से प्राप्त हो रहा है, यदि तो यहां पर हम एक स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा खींचने पर P बिंदु पर मैंने स्पर्श रेखा खींची, ग्राफ कौन सा था, बीटी ग्राफ था, तो ये हो गया ढलान। त्रिभुज बना लीजिए, यहां पर भी त्रिभुज बन सकता है। तो ये जो है दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली ये हो जाएगी dv, यहां भी ये हो जाएगी dv, वेग में परिवर्तन, और ये वाला जो आधार है वो dt के बराबर होगा। तो tan थीटा जो है यहां पर यदि बिंदु O लिख दें, यहाँ A लिख दें, ये B लिख दें, यहां पर हम O लिख दें, ये A लिख दें, यहाँ B लिख दें, तो ढलान इसका या उसका क्या हो जाएगा, और ढलान को ही प्रवणता कहते हैं। प्रवणता या कहें ढलान इसका, इस बीटी ग्राफ का, वो हो जाएगा tan थीटा से निकलता है और बराबर है dv बटे ये हमारा dt है, मान लिया dt, और इसी को dv बटे dt को हम कहेंगे समय के साथ वेग परिवर्तन की दर, और वो भी तात्कालिक। यहां तो देखिए वेग में परिवर्तन एक जैसा है, अलग अलग बिंदुओं पर वेग में परिवर्तन अलग अलग नहीं है, लेकिन इस ग्राफ में वेग परिवर्तन शुरू में कम है, फिर बढ़ता चला जा रहा है समय के साथ, है ना। तो त्वरण इसका मतलब जो है बदल रहा है।
इसमें जबकि त्वरण जो है एक समान है, वस्तु में यहां पर वस्तु जो चल रही है उसमें त्वरण समान है, जबकि यहां पर त्वरण बदल रहा है, क्योंकि इस ग्राफ का ढलान एक जैसा नहीं है। तो वेग समय ग्राफ का जो ढलान है या जो वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता है वो क्या प्रदर्शित करती है? त्वरण प्रदर्शित करती है। त्वरण, और त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए लिखते हैं, बराबर होता है डीवी बटे dt। और ये कैसा त्वरण है? तात्कालिक त्वरण है, तात्कालिक त्वरण। तो तात्कालिक त्वरण हम निकालना है तो हमें उस दिए गए बिंदु पर, वो बिंदु कहां दिया गया होगा? वेग समय ग्राफ पर दिया गया होगा। उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचें और इस स्पर्श रेखा का ढलान ज्ञात करें, तो उस बिंदु के संगत हमें वस्तु का तात्कालिक त्वरण ज्ञात हो जाएगा। और यदि त्वरण जैसे एक समान है तो ग्राफ का ढलान एक जैसा होगा, फिर तो बदलेगा नहीं, जैसा कि पहले चित्र में दिखाया गया है। और यहां पर जो ढलान है एक समान है, मतलब त्वरण समान है, यहाँ पर त्वरण जो है बदल रहा है। इन सब त्वरण या जो नए नए शब्द आ रहे हैं इनको जो है आगे वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। तो इस तरह से ये हमने दो उदाहरण दिए जहां पर हम जो है ये ज्यामितीय विधि से अवकलन गुणांक को समझ रहे हैं, और अभी हम अवकलन गुणांक को कैसे ज्ञात करेंगे वो भी समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अवकलन के कुछ सूत्रों को समझाएंगे, लिखेंगे, और उनका कैसे प्रयोग करते हैं उनको भी देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? अब खाली सूत्र याद कर लेने से तो आपको उसका प्रयोग आएगा नहीं, है ना। बंदूक खरीद लेने से बंदूक चलाना नहीं आता है ना, आपको चलाना सीखना पड़ता है। गाड़ी खरीदने से गाड़ी चलाना नहीं आता, उसको आपको थोड़ा सीखना पड़ता है। तो उसी तरह से सूत्र यदि आपको मालूम भी है, उसका प्रयोग नहीं आता है तो बेकार है। फिर तो गाड़ी खरीद ली, चलाना आता नहीं, तो फिर तो बेकार है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ जो है अवकलन के सूत्रों की। से संबंधित सूत्र। नंबर 1, मान लिया y बराबर x⁴n है, तो इसको हम कैसे, ये तो जो है एक मान लिया फलन दिया गया है, इसको कैसे निकालेंगे वो भी हम साथ में बता रहे हैं। सूत्र यदि ऐसा दिया हुआ है, पहला सूत्र है यदि ऐसा है तो dy बटे dx कैसे निकालेंगे? बराबर हो जाएगा n क्या है? एक संख्या है, x और y दो चर राशियां हैं, तो n x⁴n-1 पहला सूत्र। इसका प्रयोग करना भी सिखाएंगे, ठीक है। दूसरा है, मान लिया यदि y बराबर c है, c कोई संख्या है जो कि स्थिर है, स्थिर संख्या है, तो dy बटे dx बराबर 0 हो जाता है। मतलब जैसे y बराबर 5 हो तो dy बटे dx, 5 में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं भाई, 5 संख्या है, 5 में क्या परिवर्तन होगा? तो इसलिए हम तो यहाँ पर परिवर्तन की दर ही तो निकाल रहे हैं, इसलिए dy बटे dx 5 का यदि हम अवकलन गुणांक ज्ञात करें तो वो 0 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा। अब अगला सूत्र है, मान लिया तीसरा है, यदि y बराबर दिया गया u प्लस b, तो इसका dy बटे dx बराबर हो जाएगा du बटे dx प्लस dv बटे dx, है ना। अलग अलग इसका हमने अवकलन गुणांक निकाल दिया x के सापेक्ष, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लिया ये प्रश्न था, यदि इस पर कोई दिया गया प्रश्न हो, जैसे लिखा हुआ y बराबर x की घात 5 है, तो कैसे हल करेंगे? dy बटे dx करेंगे, 5 यहाँ साइड में आ जाएगा और x की घात क्या आ जाएगी? 5 माइनस 1, तो उत्तर आएगा 5x की घात 4। लीजिए, ये हमने इस फलन का
अवकलन गुणांक यानी dy बटे dx ज्ञात कर लिया है। बहुत आसान है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं, मतलब अगला सूत्र लेते हैं। यदि मान लिया y बराबर दिया गया है, चौथा सूत्र होगा y बराबर दिया गया u गुणा b, अभी तो जोड़ था, ये है u गुणा b, तो कैसे निकालेंगे? dy बटे dx बराबर हो जाएगा u गुणा db बटे dx प्लस, अब b को लेंगे b गुणा du बटे dx, यानी एक बार u लिखा और b का जो है अवकलन गुणांक निकाला, फिर उसके बाद b लिखा, u का अवकलन गुणांक निकाला, प्लस कर दिया। इसको भी जो है प्रश्न से समझ लीजिए। यदि y बराबर कोई दिया गया है x की घात 3 प्लस 2x गुणा, चलिए आसान कर लेते हैं लोग, और ये है 2x स्क्वायर प्लस 3, ये यानी मतलब u ये है और v हमारा ये है। अब इसको कैसे dy बाई dx कैसे निकालेंगे, समझो जरा इस सूत्र की सहायता से। dy बटे dx बराबर, पहले हम लिख लेते हैं। देखिए ये पहले मैंने इसको u माना है, ये u है, ये v है, तो सूत्र कहता है पहले u लिख लो। u लिखा, u लिख लिया, प्लस 2 लिखा। अब इसको हमें इसका अवकलन करना है, तो लिख लेते हैं पहले डी बाई डी एक्स, और ये लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस, अभी हम लिख रहे हैं v लिखा, v की वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 3, और अब की बार में हम इसका अवकलन करेंगे डी वाई बटे डी एक्स, और किसका करेंगे? इसका x की घात 3 प्लस 2। इसके और भी प्रश्न हम समझाएंगे, अभी तो खाली एक एक प्रश्न समझ रहे हैं, है ना। तो देखिए इसमें तो कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं, x की घात 3 प्लस 2 प्लस, अब यहां पर ये चर राशि है और ये स्थिर संख्या है, तो इसका अवकलन गुणांक ज्ञात करना है, तो पहले वाले सूत्र से करेंगे। तो ये लिखा जाए 2, और ये 2 घात साइड में आ जाएगी, 2 गुणा 2, और x की घात 2 माइनस 1, और इसका ये स्थिर संख्या है, स्थिर संख्या का अवकलन गुणांक 0 होता है, ये आया इतना है, प्लस इसको तो वैसे लिख लेंगे, इसका करिए x की घात 3 है, तो इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 3 साइड में जाया जाएगा, x की घात 3 माइनस 1, और ये 2 संख्या है इसलिए इसका अवकलन गुणांक 0 हो जाएगा। अब हल करिए जरा, x की घात 3 प्लस 2, और ब्रैकेट में आया हमारा, देखिए 2 दूनी 4 और x प्लस ये 2x की घात 2 प्लस 3, यहाँ ब्रैकेट में आएगा 3x की घात 2, ये है। अब इसको सामान्य रूप से जो हल करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, इसको कर देंगे, तो हमारा जो है अवकलन गुणांक, दिए गए फलन का अवकलन गुणांक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी हम एक प्रश्न करके दिखा रहे हैं, और सबका दिखाएंगे भी नहीं, अभी तो हम मेन हमारा पर्पज है सूत्र नोट कराना, और फिर हम बात करेंगे फिजिक्स में कहाँ पर इसका प्रयोग है, वो चीज हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से यदि भाग का हो, कोई फलन भाग से संबंधित हो, 2 संख्याओं का भाग है, यानी y बराबर u बटे b है, तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा b गुणा du बाई dx माइनस u इंटू dv बाई dx बटे v स्क्वायर। अब इसको हम प्रयोग करेंगे, लेकिन अभी हम उदाहरण नहीं ले रहे हैं। यहाँ हो क्या रहा है, देखिए जो हर में संख्या लिखी है उसको लिखा, अंश वाली संख्या का अवकलन गुणांक निकाला, माइनस अंश वाली संख्या को लिखा, फिर हर वाली संख्या का अवकलन गुणांक निकाला, बटे हर में लिखी गई संख्या का वर्ग कर देंगे, तो इसका भी कहीं कहीं पर प्रयोग होगा। अब बात करेंगे हम कुछ त्रिकोणमितीय जो है अनुपातों को, मेन जो है, केवल सभी को नहीं लेंगे, मेन ही लेंगे। छठा है, यदि
y बराबर मान लिया साइन x है, थीटा भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये dy बटे dx इज इक्वल टू होता है cos x। उसी तरह से यदि y बराबर cos x है तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा माइनस का साइन x। यदि y बराबर है tan x तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर। तो ये कुछ हमने त्रिकोणमितीय अनुपात लिए हैं, बाकी तो औरों के भी हैं, उनको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। हम केवल उन्हीं सूत्रों को लिख रहे हैं जो ज़्यादातर प्रयोग होते हैं। उसी तरह से एक होता है हमारा, यदि y बराबर e टू द पावर x है तो dy बटे dx, ये हमारा 8वां, तो ये हो गया 9वां, ये हो जाएगा d बटे dx बराबर हो जाएगा e टू द पावर x। e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहता है। 10वां देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, 10वां y बराबर है log x बेस e, तो dy बटे dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ उदाहरण जो है लिख लिए हैं। उदाहरण क्या मतलब, सूत्र लिख लिए हैं, उनका जो है समय समय पर भौतिक विज्ञान में प्रयोग होगा। अब जो हम एक बार डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हो सकता है कि कुछ कम समझ में आए, लेकिन जब आपको लगेगा कि अरे इसका तो काफ़ी अच्छा प्रयोग है, तो गणित में भी होगा और भौतिक विज्ञान में तो है ही है, समय समय पर होगा। लेकिन बेसिक सूत्र जो है मैंने बता दिए हैं और इन्हीं के आधार पर हम गणित के बहुत सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आगे एक नया कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं, उसको समझना है। फलन के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ मान मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन। अब जैसे मान लिया कोई हमने एक ग्राफ खींचा, वही फंक्शन हमारा मान लिया y बराबर f(x) ही है, ऐसे जनरल लिख देते हैं, y इधर है और x इधर है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आया। तो फलन इस बिंदु पर उच्चिष्ट है और इस बिंदु पर निम्निष्ठ है, तो उच्चिष्ठ बिंदु पर को हमने a ले लिया और निम्निष्ठ बिंदु को b ले लिया। अब जो है हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी, यहाँ पर भी स्पर्श रेखा खींच दी। तो इस स्पर्श रेखा a बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढलान 0 है और उसी तरह से b बिंदु पर खींची गई रेखा का ढलान भी 0 है। ये वाली स्पर्श रेखा दोनों जो है वो x अक्ष के समांतर हैं, अर्थात उनका जो है ढलान थीटा का मान 0 है। तो दिया गया जो फलन होगा, हमें पर्पज क्या है, हम चाह रहे हैं कि कोई फलन दिया गया है, फलन मैं लिख देता हूं, जैसे y बराबर दिया गया है -x⁻³ + 12x² -5, ये फलन कोई दिया गया। इस फलन, अच्छा इसको हम थोड़ा दूसरे ढंग से लिख देते हैं, चलिए, जिससे कि ये फिजिक्स में प्रयोग आ जाए, ठीक है ना। इसका ग्राफ दोबारा हम बनाएंगे, ठीक है। ये हम समय के साथ दूरी का ग्राफ दे देते हैं। दूरी x बराबर दिया गया है, समय के साथ कुछ इस तरह से परिवर्तित हो रहा है हमारा फलन, ये है t समय है, x दूरी है। अब हमसे कहा जाए कि ये जो दूरी है, ये तो दिख रहा है कि समय के साथ परिवर्तित हो रही है, लेकिन वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का मान अधिकतम कब होगा, कितना होगा, ये कैसे पता करें। तो उसी की बात, या न्यूनतम कब होगा,
चली गई दूरी न्यूनतम कब होगी, या विस्थापन न्यूनतम कब होगा, अधिकतम कब होगा, उसकी शर्तें क्या होंगी, ये सब बातें हमें पता करनी है कि दिए गए फलन का मान अधिकतम और न्यूनतम कब होगा। यहां तो कब की बात है, समय दिया गया है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, फिजिक्स से संबंधित है कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी किस समय अधिकतम होगी, कब जो है न्यूनतम होगी। तो मान लिया एक हमने ग्राफ खींचा है जो कि इस तरह से आया, और देखने से लग रहा है कि जो फलन है वो ए बिंदु पर उच्चिष्ट है, अधिकतम है, और बी बिंदु पर निम्निष्ठ है। मैंने जैसा कि पहले भी बताया। अब ए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची, बी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची, ये इन दोनों स्पर्श रेखाओं के ढलान शून्य है, मतलब dy बटे dx का मान शून्य है, दोनों पे शून्य है, उच्चिष्ट पर भी शून्य है, निम्निष्ठ पर भी शून्य है। तो ये कैसे पता करेंगे कि वास्तव में उच्चिष्ट कब होगा, निम्निष्ठ कब होगा। अब dy बाई dx से तो नहीं पता लग रहा, dy बाई dx करने से भाई dy dx जो है यहां पर भी शून्य है, यहां पर भी शून्य है, तो कैसे पता लगाएंगे कि उच्चिष्ट कब है, निम्निष्ठ कब है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए वही बात हम समझा रहे हैं जो कि जरूरी है, जिससे कि आप इसको हल कर सको। तो फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ के लिए dy बटे dx, इसको क्या कहते हैं, ढलान, शून्य होता है। ये कंडीशन है, क्योंकि हमने देख लिया dy बाई dx का मतलब ढलान जो होता है यहां पर खींची गई उच्चिष्ट बिंदु पर और निम्निष्ठ बिंदु पर, दोनों पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढलान तो शून्य होता है। अर्थात जो है स्पर्श रेखा की प्रवणता कहें वो शून्य होती है। अब हम कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले देखिए हम उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान ज्ञात करने की विधि, यहां पर लिख दीजिए फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात करने की विधि क्या है वो समझिए, और फिर हम दिखाएंगे इसमें आपको करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम दिए गए फलन का प्रथम अवकलन गुणांक, जिसको हम कहते हैं dy बटे dx, ज्ञात करते हैं और इसको शून्य के बराबर लिखते हैं, शून्य के बराबर लिखते हैं। हमने क्या किया कि dy बटे dx ज्ञात किया और उसको शून्य के बराबर लिख दिया। अभी हम करके दिखाएंगे, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरा, जब dy बटे dx बराबर शून्य रखने के पश्चात x के विभिन्न मान ज्ञात, विभिन्न मान x1, x2 आदि ज्ञात करते हैं। तीसरा, ये तो हमने
डी वाई बटे डी एक्स का मान शून्य रखा और उसके बाद हमने x1 x2 के मान ज्ञात किए। यहां हम t1 t2 के मान ज्ञात करेंगे, समय के मान ज्ञात करेंगे। अब उसके बाद अब फलन का द्वितीय अवकलन गुणांक जिसको कहते हैं डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करते हैं। अब ये देखिए, हमने डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात करा और फिर हम ये जो x1 x2 जो मान हमने ज्ञात किए हैं उनका मान इस डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर में रखेंगे। यदि अब उसके बाद क्या करेंगे, चौथा उच्चिष्ट या बाई के उच्चिष्ट मान के लिए, बाई के या फलन के लिए लेते हैं, फलन के उच्चिष्ट मान के लिए डी स्क्वायर एक्स बटे डी स्क्वायर बाई बटे डी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा इसका डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान कैसा आना चाहिए, उच्चिष्ट के लिए है ना, ऋणात्मक आना चाहिए। यदि और ये कहाँ पर निकलेंगे, फलन के उच्चिष्ट मान के लिए डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर ऋणात्मक होगा और यदि फलन के निम्निष्ठ मान के लिए निम्निष्ठ मान के लिए क्या कंडीशन होती है, डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान धनात्मक होगा। अब इसका मतलब देखिए, हमें डी बाई बटे डी एक्स बराबर तो हमने शून्य लिख दिया, यानी डी बाई बटे डी एक्स करने पर हमें ये नहीं मान पता लग पाया, ये नहीं पता लग पाया कि उच्चिष्ट कब है निम्निष्ठ कब है, क्योंकि डी बाई बाई डी एक्स जो है, जो प्रवणता है खींची गई ए बिंदु और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता तो शून्य है, दोनों केस में शून्य है, तो पता नहीं लग पाया। लेकिन हाँ, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की कंडीशन, पहली कंडीशन वही है कि डी वाई बटे डी एक्स शून्य होना ही चाहिए, वो कर दिया। अब हमने क्या किया कि जो फलन दिया गया था उसका हमने द्वितीय अवकलन गुणांक ज्ञात किया। अब द्वितीय अवकलन गुणांक ज्ञात होने के लिए बहुत आसान है कि जो हमने डी वाई बाई डी एक्स किया था उसको एक बार फिर से अवकलित कर दिया, उसका फिर से अवकलन कर दिया, तो डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे जो हमने बिंदु ज्ञात कर रखे हैं x1 x2, उनके लिए जो है डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर के मान ज्ञात करेंगे। यदि ऋणात्मक आता है तो उच्चिष्ट है होगा और धनात्मक आएगा तो वो निम्निष्ठ मान होगा। किसका, फलन का। फलन का उच्चिष्ट मान कब होगा, जब डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान ऋणात्मक आएगा। और फलन के निम्निष्ठ मान के लिए डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। अब जो है ये उच्चिष्ट के लिए ऋणात्मक और निम्निष्ठ के लिए धनात्मक है, ये बस हमें याद रखना है। किसका, जो द्वितीय अवकलन गुणांक। अब इस प्रश्न से समझ लीजिए कि किस तरह से हमारा प्रश्न ये है, देखिए ये तो नोट कर लिया होगा। प्रश्न है, दूरी ये दी गई है, समय के इस मान के लिए, इस मान के लिए वस्तु द्वारा चली गई दूरी
अधिकतम होगी या न्यूनतम होगी, और या दूसरा कंडीशन न्यूनतम होगी। ये प्रश्न है। फलन ये दिया गया है और हमें पता करना है समय के किस मान के लिए बस द्वारा चली गई दूरी अधिकतम होगी और कब न्यूनतम होगी। अब इसको जरा समझना है। कंडीशन हमने लिख रखी है, यहां पर समझिए। तो पहले तो प्रश्न है हमारा x बराबर है -t⁻³ प्लस 12x² -5। अब पहले क्या करते हैं, इसका प्रथम अवकलन गुणांक ज्ञात करते हैं। ये x और t दूरी और समय का फलन है, यानी दूरी जो है समय के साथ t के साथ बदल रही है, t है। अब इसका dx/dt पहले ज्ञात करेंगे। सूत्र बता चुके हैं हम। तो यहाँ देखिए -t, ये ऐसे हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 - 1 प्लस देखिए 12 × 2 t⁻2 - 1, और इसका अवकलन गुणांक 0 हो जाएगा, -0। तो ये क्या उत्तर आया, -t⁻2 -3t⁻2 प्लस 24t। और जैसा कि बताया गया था, इसको क्या लिखना है, 0 के बराबर लिखना है। 0 के बराबर लिख दीजिए। तो 3t² प्लस 24t बराबर 0 रख दिया। ठीक है। अब 0 रखने के बाद हमें क्या करना है, t के मान ज्ञात करने हैं। तो यहां पर देखिए t कॉमन है, 3t कॉमन है, 3t कॉमन ले लिया, माइनस का ले लिया कॉमन, तो ये तो बचेगा t, और यहां पर हो जाएगा -8 बराबर 0। इससे क्या पता लग रहा है, बराबर 0, या तो इसका मान 0 है, यहां पर t - 8 बराबर 0 होगा, तो t बराबर 8 आ जाएगा, और दूसरा -3t, एक मान ये आ गया t का। दूसरा है, दूसरा जो गुण, यानी इसका जो फैक्टर आया है, जो हमारा ये एक्सप्रेशन है भाई, इस दिस गुणा दिस, इसकी और इसकी गुणा 0 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में से एक कोई जरूर 0 होना चाहिए। तो या तो t - 8 बराबर 0 है, या फिर जो है -3t बराबर 0 है। तो इससे पता लग रहा है t बराबर 0। नहीं, t के हमें 2 मान पता हुए, क्या, t बराबर 8 और t बराबर 0। अब हम देखिए, ये जो मान आया है किसका आया है, dx/dt का आया है। तो अभी ये पता नहीं लग पाया है कि t बराबर 8 पर उच्चतम है या t बराबर 0 पर दूरी चली गई दूरी अधिकतम है, और उसी तरह से ये भी नहीं पता लग रहा है कि किस समय पर वस्तु द्वारा चली गई दूरी न्यूनतम है। तो ये पता करने के लिए क्या करते हैं, इस फलन का, इस फंक्शन का द्वितीय अवकलन गुणांक ज्ञात करेंगे। ठीक है। अब इसका हमने दोबारा फिर से अवकलित करेंगे, तो हो जाएगा d²x/dt² बराबर हो जाएगा, देखिए 2, फिर वही तरीका है, 2 इधर आ जाएगा, -60 हो जाएगा, और 2 - 1 प्लस 24। तो इस तरह से ये आया -60 प्लस 24। अब देखिए t का मान रखेंगे, कौन से मान रखेंगे, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। t बराबर 0 रखिए और t बराबर 8 रखिए इसमें। तो d²x/dt², और कब लिख रहे हैं, x बराबर, मान लिया हमने 0 दिया पहले, t बराबर 0, t बराबर, t के मान रखेंगे ना, x का, t का मान जो है हमने निकाला है ना, t बराबर 0। यहां पर t बराबर 0 रखिए। तो देखिए पहला निकालें, पहली कंडीशन है, इन्हीं t के मान जो हम निकाल चुके हैं उन्हीं पर देखें कि d²x/dt² का मान कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है, धनात्मक आ रहा है या ऋणात्मक आ रहा है ना। चलिए, मैंने 0 रखा पहले t की जगह पर, तो d²x/dt² का मान आया -6 × 0 प्लस 24। तो ये तो हो गया 0, हो गया 24, यानी t बराबर 0 पर आ गया 24। 24 कैसा है, धनात्मक है।
अतः धनात्मक यदि आया तो इसका मतलब t बराबर 0 पर चली गई दूरी न्यूनतम है। पता लग गया तुरंत, क्योंकि धनात्मक मान आ गया ना। t बराबर 0 पर डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर का मान आया धनात्मक, अतः t बराबर 0 पर वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वस्तु द्वारा, इसको मिटा देते हैं, चली गई दूरी निम्नतम होगी, या कहें न्यूनतम होगी। अब दूसरा डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर का मान हमने निकाला t बराबर 8 पर। तो देखिए कितना आएगा, इसमें मान रख रहे हैं, इसमें -6 गुणा 8 प्लस 24, तो है -48 प्लस 24, तो कितना आया -24, जो कि ऋणात्मक आया, ऋणात्मक आया। देखिए डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर का मान t बराबर 8 पर कितना आया, ऋणात्मक। और जब मान ऋणात्मक होता है तो फलन का मान अधिकतम होता है। अर्थात इससे क्या पता लगता है कि अतः t बराबर 8 पर वस्तु द्वारा चली गई दूरी अधिकतम होगी, कम होगी। अब मान लिया हमसे कहा जाए कि वो दूरियां भी पता करो, न्यूनतम और अधिकतम क्या है चली गई दूरी, तो देख लीजिए कैसे निकालेंगे। फलन हमारा जो है उसको लिखिए और उसमें t बराबर 8 रखेंगे तो अधिकतम दूरी पता लग जाएगी, और t बराबर 0 रखेंगे तो न्यूनतम पता लग जाएगी। तो फलन क्या है, फलन हमारा है -t⁻³ प्लस 12 एक्स स्क्वायर -5, ये फलन है। अब t का मान 0 रख लीजिए, तो क्या पता लगेगा, चली गई न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी आ जाएगी, न्यूनतम दूरी 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, पहला पद 0 हो जाएगा, 0⁻³ प्लस देखिए ये फिर हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, अरे टी स्क्वायर है ना, फलन हमारा t⁻³ प्लस 12t स्क्वायर -8 पूरा t में है। तो ये देखिए हमने 0 रख दिया t की जगह पर -5, तो ये तो सब 0 हो गया कि उत्तर क्या आया -5, और ये मान लिया मीटर में है तो -5 मीटर दूरी का मान आया, जो कि न्यूनतम आया। अब अधिकतम मान पता कर लीजिए, t बराबर क्या रखेंगे 8, क्योंकि 8 पर हमारा अधिकतम आ रहा है ना, अधिकतम वाली कंडीशन आ रही है, क्योंकि t बराबर 8 जब रखा गया डी स्क्वायर द्वितीय अवकलन गुणांक में, फलन के द्वितीय अवकलन गुणांक में t बराबर 8 जब रखा तो मान उसका आ गया ऋणात्मक था, और ऋणात्मक यदि मान आता है तो वो जो है अधिकतम फलन के अधिकतम मान को प्रदर्शित करता है। तो अधिकतम दूरी कैसे निकालेंगे, ये देखिए बराबर हो जाएगी -8⁻³ रखेंगे प्लस 12 गुणा 8⁻² -5, इसको हल कर लेंगे तो -8 गुणा -8 गुणा -8, तो कितना आएगा 8 × 64 गुणा 8, 8 × 32 3, और 8 × 48 49 50 51, 512 तो यहाँ पर आ गया माइनस का, प्लस 8 × 64 गुणा 12, 12 चौक 48 के 8 से लगे 4, और 5 × 72 73 74 76, इतना आया -5। तो देखिए 512 और -5 ये दोनों ऋणात्मक हैं, तो 517 हो गए, तो 517 को घटा देंगे 768 में से, 517 ऋणात्मक है तो ये 1 बचा, और 6 में से क्या 5 बचा, और ये बचा 2, तो 251 आ गया पूरा। अधिकतम दूरी कितनी आई है 251, तो अधिकतम दूरी आ गई
अधिकतम दूरी आ गई 251 मीटर पर दिया। तो इस तरह से दिए गए फलन हमारा दिया गया था, ये देखिए फिर से लिखता हूं मैं, ये फलन था और ये फलन किसका था? दूरी और समय के बीच फलन था। और हमसे पूछा गया था कि वस्तु द्वारा चली गई अधिकतम और न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। तो इसके लिए हमने क्या क्या प्रोसेस अपनाया है वो समझना है। तो पहले हमने इसका क्या किया? प्रथम अवकलन गुणांक ज्ञात किया। तो प्रथम अवकलन गुणांक ज्ञात करने पर देखिए dx/dt किया गया, तो जो आया था 3t² प्लस 24t माइनस 5 का जो है तो शून्य हो जाएगा। ये प्रथम अवकलन गुणांक आया। अब इसको कहा गया था कि 0 रखना है, तो हमने इसको क्या किया? 0 रख दिया। ये फिर से हम एक बार समझा रहे हैं, यानी dx/dt जो है बराबर 0 रख दिया, तो माइनस 3t का वर्ग प्लस 24t बराबर आ गया 0। अब यहां पर हमने t का मान ज्ञात किया, तो इसके लिए 3t कॉमन ले लिया, t माइनस 8 आया बराबर 0। हल करने पर भाई ये इसके गुणनखंड आए हैं, 2 गुणनखंड आए हैं और दोनों गुणनखंडों का गुणनफल 0 आ रहा है। तो इसका मतलब उनमें से कोई तो कोई एक जो है 0 के बराबर होना चाहिए, तभी तो 2 गुणनखंडों का जो है गुणनफल 0 आ रहा है। तो जब हमने t माइनस 8 बराबर 0 रखा तो t बराबर 8 आ गया, ये तो एक मान आ गया, और माइनस 3t बराबर 0 तो t बराबर 0 आ गया। तो इस तरह से t के हमें 2 मान पता लग गए। इन दोनों मानों पर में से किसी पर फलन मतलब दूरी जो है का मान अधिकतम होगा या फिर न्यूनतम होगा। तो अभी क्लियर नहीं हुआ कि अधिकतम कब होगा न्यूनतम कब होगा। उसके लिए क्या करते हैं कि अब जो फलन का द्वितीय अवकलन गुणांक निकालते हैं। ये तो प्रथम आया था हमारा, प्रथम dx/dt का मान आया था माइनस 3t वर्ग प्लस 28t, इतना आया। अब इसका द्वितीय अवकलन गुणांक निकालते हैं, d² बराबर ये हो जाएगा माइनस 60 प्लस 24। अब इसका मान दिए गए t के मानों पर पता करें कि कब धनात्मक है कब ऋणात्मक है। तो अब इसमें d²x/dt² का मान t बराबर 0 पर पता करें। 0 पर कितना आया? देखिए इसमें रखिए t की वैल्यू 0, तो 6 गुणा 0 यानी अब केवल ये बचेगा, यानी बराबर आ गया 24, जो कि धनात्मक आया। अतः t बराबर 0 पर फलन का मान मतलब दूरी का मान न्यूनतम होगा। ये पता लग गया कि t बराबर 8 और t बराबर 0 में से किस पर दूरी का मान अधिकतम होगा, ये पता लग गया, या ये न्यूनतम वाली कंडीशन आ गई है। और उसी तरह से हम क्या करेंगे कि दोबारा d²x/dt² का मान x बराबर 8 पर पता किया, तो जो वो आया वो कितना आया है? इसका मान देखिए, जब हमने इसको किया था d²x/dt² तो मान आया था माइनस का 60 प्लस 24। अब d²x/dt² का मान t बराबर 8 पर पता किया, तो देखिए माइनस 6 गुणा 8 प्लस 24, वो जो आया माइनस 48 प्लस 24 बराबर आया माइनस का 48 माइनस का 24, जो कि ऋणात्मक आया। ये मान जो आया है वो कैसा आया? ऋणात्मक। यदि d²x/dt² यानी द्वितीय अवकलन गुणांक का मान यदि ऋणात्मक आएगा तो फलन क्या होगा? फलन का मतलब दूरी यहां पर का मान अधिकतम होगा। और कब होगा? यहां पर t बराबर 8 पर। तो इस तरह से दिए गए फलन के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तरीका है। तो अवकलन का एक प्रयोग ये भी है। समय समय पर जो भी अवकलन के प्रयोग होंगे वो हम सिखाते रहेंगे। बस आप एक बार इसको पूरी तरह से समझ लीजिए कि किस तरह से उच्चतम और निम्नतम
जो है मान ज्ञात करने की शर्तें क्या हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरे बच्चों को जो है भी लाइक करने के लिए ज़रूर कहेंगे। सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। देखते रहिए हमारा वीडियो, और अगला वीडियो जो है इससे आगे का जो कि समाकलन पर होगा, उसका भी जो है भौतिक विज्ञान में प्रयोग होता है, उसको भी सीखना जरूरी है। और उसके बाद हम फिजिक्स के मेन टॉपिक पर आ जाएंगे, क्योंकि इनका बहुत जरूरी है समझना। आगे इनका हर चैप्टर में प्रयोग होगा, तो पहले से समझे रहेंगे तो एकदम से आसान हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।